नमस्कार, मेरा नाम राहुल जैन है। आज आईडीबी हेल्पिंग हैंड के सभी साथियों के सहयोग से हमने बीकेडी के हनुमान मंदिर प्रांगण में एक हस्ताक्षर अभियान चलाया, जिसमें हम महामहिम राष्ट्रपति और हमारे देश के जो शिक्षा मंत्री हैं उनको हम ये हस्ताक्षर किया हुआ कपड़ा भेजेंगे, जिनमें सभी समाज के पढ़े लिखे लोगों ने, जो अनपढ़ लोग थे उन्हें बाकायदा अंगूठा लगाया, तो हमारा साथ दे रहे हैं। और सभी लोगों को हमने आज इस शुभ अवसर पर गन्ने का रस भी पिलवाया। बहुत नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करा रहे हैं जिनका अपना जिंदगी जीने का तरीका अलग है, समाज को अपने नज़रिए से वो देखते हैं और उनका काम करने का अंदाज ही निराला है। चलिए आज हम आपको मिलाते हैं राहुल जैन से। नमस्कार जैन साहब। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे को मौका दिया कि मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने बारे में कुछ बता पाऊँ। जैन साहब, आप अपना छोटा सा परिचय दीजिए, हमारे दर्शकों को बताइए कि आपकी क्या अंदाज है जो हमने अभी बयान किए हैं। मेरा नाम राहुल जैन है, मैं झांसी का रहने वाला हूँ। मेरी माताजी का नाम श्रीमती सुनीता जैन, पिताजी का नाम श्री महेंद्र जैन, और मेरे घर में मेरा एक छोटा सा बेटा है जो 5th क्लास में पढ़ता है, दर्श जैन, और मेरी धर्मपत्नी जो कि एक कलाकार हैं, उपासना जैन जी हैं। हम लोग झांसी में रहते हैं और मैं BHL में नौकरी करता हूँ। और वहाँ कब आए BHL में आप? मैं BHL 2006 में ज्वाइन किया, BHL भोपाल, और फिर 2007 में मैं वहाँ से ट्रांसफ़र होकर झांसी आ गया। जब से मैं 2007 से 2023 आ गया, BHL में ही झांसी में कार्यरत हूँ। BHL किस विंग में काम करते हैं आप? मैं BHL में लोको विभाग में काम करता हूँ और भारतीय रेलवे के लिए लोकोमोटिव जो है मैं मैन्युफैक्चर करते हैं हम लोग। जी जैन साहब, जैसा कि हमने शुरुआत में उल्लेख किया था कि आपका जिंदगी जीने का ढंग निराला है, तो आपने ऐसा क्या किया जो विशिष्ट और अनूठा है? मैं परमपिता परमेश्वर की कृपा से ऐसे लोगों के बीच और ऐसे लोगों का आशीर्वाद रहा, बड़े बुजुर्गों का, कि मैं हमेशा समाज में परिवर्तन लाने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि समाज का वह तबका जिसको जो बेनिफिट्स नहीं मिले हैं उनको वो बेनिफिट मिले। इसलिए मैं अपनी लेखनी से, अपने कामों से उस चीज को करने की कोशिश करता हूं जिसमें मेरे छोटे भाई बहन जो पूरे भारतवर्ष में विभिन्न विभागों में हैं, जिनको मैंने बस पढ़ने में थोड़ी सी सहायता उनकी की है कि पढ़ाई कैसे की जाती है, वो वास्तव में मेरे को अपना गुरु मानते हैं, पर मैं गुरु नहीं हूं, मैं उनका एक बड़ा भाई हूं, मार्गदर्शक हूं, जिसने केवल ये बताया है कि पढ़ाई कैसे की जाए और नौकरी कैसे पाई जाए। किस तरह के स्टूडेंट्स को आपने शिक्षित किया है? मैंने 20 साल ITI किए हुए, पॉलिटेक्निक किए हुए और BTech किए हुए स्टूडेंट्स को पढ़ाया है नौकरी के लिए, और उनको मार्गदर्शन दिया है कि वो किन किताबों से पढ़ें, कैसे पढ़ें। बस मैंने उनको यही बताया, मैंने कुछ जादू नहीं किया। और मेरे पढ़ाए हुए बच्चे, मेरे को बहुत खुशी है कि मेरे छोटे भाई बहन पूरे भारतवर्ष में हैं। आज अगर कहीं भी किसी को कोई जरूरत है तो मेरे भाई बहन खड़े हुए हैं। अगर ये पूछा जाए संक्षिप्त में कि आपके पढ़ाए हुए स्टूडेंट कहाँ कहाँ इन दिनों जीविकोपार्जन में लगे हुए हैं, तो बताएं। भारतीय रेलवे में, राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी में, DRDO में, UPPCL में, UPRVNL में, शायद ही ऐसा कोई टेक्निकल विभाग हो जहां वो बच्चे नहीं हैं, मेरे छोटे भाई बहन नहीं हैं। मेरे को बहुत खुशी है कि पूरे भारतवर्ष में ये बच्चे हैं। और ये चाहे हमको ब्लड चाहिए हो कहीं पे या किसी को सहायता चाहिए हो, सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई बच्चा परीक्षा देने जाता है किसी अनजान शहर में और कोई परिचित ना हो तो उसको घबराहट होती है। अगर मैं अपने छोटे भाई बहन को बोल देता हूं कि भाई आपको जाना है, ये बच्चा परीक्षा देने आ रहा है, तो वो उसको खाने पीने से लेकर सेंटर तक छोड़ते हैं। और ये सबसे बड़ा सहयोग है, एक मेंटली प्रेशर नहीं होता बच्चों के पास और बच्चे अच्छे से परीक्षा देते हैं। जी जैन साहब, एक महत्वपूर्ण सवाल ये कि आपने बहुत सारे समाज में परिवर्तन लाने के लिए एक्टिविस्ट की तरह काम किया है, संक्षिप्त में उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। ये सबसे पहला काम तो हम लोग 17-18 साल से कर रहे हैं, पर जब हमारा झांसी का पुल बन रहा था तो मैंने 2018 15 अगस्त को जो सबसे पहला पिलर है उस पर ABCD और छोटा बड़ा लिखवाया, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में सुधार ला दिए तो पूरी परेशानियां जो देश की है वो सुधर जाएंगी, क्योंकि शिक्षित आदमी कभी भी करप्शन नहीं करता। मेरा ऐसा मानना है, अगर वो अच्छे से शिक्षित है, उसको बेसिक नॉलेज है, उसको संस्कार दिए गए हैं, तो कभी करप्शन नहीं करेगा। तो जब वो ABCD छोटा बड़ा लिखा और उसी समय झांसी को स्मार्ट सिटी घोषित किया गया था, तो माननीय राष्ट्रपति को चिट्ठी भेजी, तो आज आप देखिए झांसी के जितने भी पिलर हैं
वो ABCD जो मैंने लिखी थी, महापुरुषों की उन पे चित्र हैं और महापुरुषों की उन पे लेखनी है। जी। फिर गुरु की कृपा से हमको जेल जाने का मौका मिला, हम जेल गए। वहां हमने महिलाओं को, जब हम साड़ियां वितरित कर रहे थे तो देखा वहां 4 छोटे बच्चे हैं। 5 साल तक बच्चा अपनी माँ के संग जेल में ही रहता है। तो मैंने देखा कि इन बच्चों पे एक नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। तो फिर मैंने जेल में ही जेल अधीक्षक की आज्ञा लेके अपने दोस्तों के सहयोग से एक क्रंच वहां बनवा दिया। जेल की दीवारों पे ABCD छोटा बड़ा और एक प्लेग्राउंड बना दिया। और वो आप देखेंगे तो ऐसा पूरे भारत में कोई जेल नहीं है जो हमने यहाँ पे झांसी जेल में जो काम किया है। इसके अलावा अभी प्रेजेंट में 4 सितंबर को मैंने एक चिट्ठी लिखी है महामहिम राष्ट्रपति महोदया को कि जो शैक्षिक सामग्री है इस पर GST कर हटाया जाए। खुशी की बात है, 12 तारीख को वो जो मेरी चिट्ठी है, वो जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं GST की श्रीमती सीमा अरोड़ा जी, उनके ऑफिस मेरी वो पहुंच गई है। और उम्मीद करता हूं कि शैक्षिक सामग्री पे GST या तो 0 किया जाएगा या बहुत कम कर दिया जाएगा। आज ही का मैं एक उल्लेख करता हूं, आज रविवार का दिन था, तो आज मैंने जितनी भी हमारे जो खेल संघ हैं, 145 करोड़ की आबादी है हमारी, फिर भी हमसे छोटे छोटे देश जो हैं वो गोल्ड मेडल ज्यादा लेके आते हैं। तो आज ही मैंने महामहिम राष्ट्रपति महोदया को एक चिट्ठी लिखी है कि जितने भी राष्ट्रीय, प्रदेश, मंडल और जिला स्तर के खेल संघ हैं, इनमें जो हमारे अर्जुन अवार्डी या प्रदेश का जो खेल का पुरस्कार प्राप्त जो हमारे खिलाड़ी हैं, उनको समिति में रखा जाए, ना कि व्यापारी वर्ग को और राजनीतिक वर्ग के लोगों को रखा जाए जिनको खेल के बारे में नॉलेज ही नहीं है। मतलब जिनको खेल के बारे में नॉलेज है उनको उसमें रखा जाए। तो कल ये ताकि उसका निर्वाह अच्छे से हो सके, जिससे कि गोल्ड मेडल जो है उस तालिका में हम नंबर 1 पे आ जाएं। और जो हमारे खिलाड़ी हैं उनको हर विद्यालय में एक राष्ट्रीय स्तर का या प्रदेश स्तर का खिलाड़ी नियुक्त किया जाना चाहिए, जिससे बच्चों को अच्छा खेल के बारे में पता चल सके। साहब, इसके अलावा आपके जो तो खैर एक्टिविस्ट आप जो है, तो ये समाज का दर्द आप बटोर के और अपने अक्षरों में लिख के ऊपर पहुंचाते हैं और उसका असर भी होता है, परिणाम तो आता ही है जैसा कि आपने बताया। हाँ, अभी ITI और पॉलिटेक्निक के बारे में रोज अखबार में आ रहा था कि एक मध्यम वर्गीय और गरीब वर्गीय परिवार का जो बच्चा है वो ITI और पॉलिटेक्निक में पढ़ के टेक्निकल नॉलेज पा सकता है, क्योंकि बीटेक की फीस बहुत ज्यादा होती है। पर हमारे ITI और पॉलिटेक्निक में आजकल लोग एडमिशन नहीं ले रहे हैं। अतः इसके लिए बाकायदा मैंने उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं और हमारे देश के जो शिक्षा मंत्री जी हैं उनको चिट्ठी लिखी कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम टीचर के लिए भी और बच्चों के लिए लागू किया जाए और छात्रवृत्ति भी उन्हीं बच्चों को मिले जिनकी 75% अटेंडेंस है, जिससे बच्चे स्कूल आए, टेक्निकल नॉलेज ज्ञान लें और क्लासें भी लगें। अभी कोटा में भी आप देख रहे हैं कि बच्चे वहां पे आत्महत्या कर रहे हैं। तो 9, 10, 11, 12 के लिए भी मैंने माननीय शिक्षा मंत्री जी को लिखा है कि आप इसमें बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लाएं, जिससे बच्चे स्कूलों की तरफ जाएं। स्कूलों में भीड़ कम है, प्राइवेट कोचिंगों में भीड़ ज्यादा है। स्कूलों में ये देखा गया है इन दोनों कि नॉन गोइंग एक प्रथा चली है, ये क्या फ्रूटफुल है बच्चों के लिए? नॉन गोइंग प्रथा व्यक्तिगत बनाई गई प्रथा है, ये कहीं NCTE की गाइडलाइन में नहीं है कि नॉन गोइंग ऐसा होगा। ये लोगों ने अपनी सहूलियत के लिए बनाई है। बच्चा कोटा में कोचिंग कर रहा है, 75% उसकी अटेंडेंस नहीं है, तो वो परीक्षा में बैठा कैसे रहा है 12th की? तो ये स्कूल के द्वारा जो स्कूल और गार्जियन की सांठगांठ, हाँ, तो स्कूल और गार्जियन की सांठगांठ से जो उसकी झूठी 75% अटेंडेंस दिखा के उसको परीक्षा में बैठा रहे हैं, वो बहुत ही गलत है। इसका उल्लेख मैंने अपने पत्र में महामहिम राष्ट्रपति महोदय और माननीय शिक्षा मंत्री को किया है कि आप 9, 10, 11, 12 की बायोमेट्रिक अटेंडेंस लागू करें और जिनकी 75% अटेंडेंस नहीं है उनको आप परीक्षा में बैठने ना दें। साहब, ये तो बहुत आप आदरणीय काम जो कर रहे हैं, इसमें आपको कठिनाई का दौर कहाँ गुजरता, कहाँ आप मुश्किलें आती हैं आपको? नहीं, मुश्किलें तो कोई नहीं आती है हमको, क्योंकि जब मेरी लेखनी लिखती है तो माँ सरस्वती की कृपा से लेखनी इतनी अच्छी लिखते हैं कि जो भी उसको पढ़ता है, जैसे मैंने कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा था कि जितने भी DM हैं, मतलब IAS हैं और जितने भी IPS हैं, वो बिना बताए गांव में जाके किसी भी विद्यालय में खाना खाएं, क्योंकि जो शिक्षक है वो खाना चखते हैं, वो खाते नहीं हैं। और वो देखिए, वो धरातल पे उतरा भी। हमारे झांसी के माननीय DM साहब बाकायदा गांव में गए, उनने बच्चों के संग खाना खाया। इससे 3 फायदे हुए, स्कूल का इंस्पेक्शन हुआ, दूसरा जो गांव के लोग हैं वो भावनात्मक रूप से जुड़ गए। हाँ, भावनात्मक रूप से अधिकारियों से जुड़े और बच्चों में भी एक वो आई कि एक बड़े अधिकारी ने हमारे संग खाना खाया तो कल हम भी IAS IPS बनेंगे।
तो ये काम तो सर होता है। अभी कुछ दिन पहले नए साल पे जिला अस्पताल में और मेडिकल कॉलेज झांसी में जितने बच्चे पैदा हुए, क्योंकि मध्यम वर्गीय गरीब परिवार के लोग ही जिला अस्पताल में और मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, इनके बच्चों को हमने हिमालय की किट दी। उस दिन 35 बच्चे पैदा हुए थे और फिर माननीय हमने जो हमारे उत्तर प्रदेश के क्या कहते मंत्री जी हैं जिनके अंडर में मेडिकल आता है, उनको हमने चिट्ठी लिखी और पूरे डीएम और कमिश्नर को लिखी, क्योंकि हमारी कोई भी चिट्ठी होती है वो 75 डीएम और 18 कमिश्नर को जरूर जाती है, मुख्यमंत्री के संग संग। तो हमने जब लिखा कि गरीब वर्ग के बच्चे जो हैं उनको अगर आप एक किट देंगे किसी भी कंपनी के, तो 3 बच्चे तक उस बच्चे को जो माँ के गर्भ से निकला है उसे पाउडर, तेल और साबुन अच्छा मिल जाएगा। तो फिर हमने देखा कि हमारे झांसी के माननीय डीएम 1 महीने बाद जिला अस्पताल गए और वहां पे जो भी बच्चे हुए थे उनने भी किट दी। तो मैं मानता हूं कि जो बड़े अधिकारी हैं कहीं ना कहीं मेरे खतों को पढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं उस पर अमल हो भी रहा है, और भविष्य में मेरे को लगता है कि रणनीति बनेगी ऐसी कि जो मैं लिख रहा हूं वो चीजें सफल होंगी, धरातल पे आएंगी। जैसा आपके पत्रों को मैंने भी पढ़ा है, मैं एक बात जानना चाहूंगा कि आप आमतौर पर पत्र में अपनी माँ का उल्लेख करते हैं, इसके पीछे क्या आपकी भावनाएं हैं? छोटी सी भावना है कहने को, और कहने को बहुत बड़ी भावना है। पहला अक्षर जो व्यक्ति अपने जीवन में बोलना सीखता है माँ ही सीखता है, और माँ के गर्भ में व्यक्ति 9 महीने पहले आ जाता है। तो मैं तो सोचता हूँ कि माँ की हर सांस में मेरे लिए दुआएं हैं, इसलिए मैं अपनी माँ के नाम से ही जो कुछ लिखता हूँ अपनी माँ के नाम से लिखता हूँ। जैसा इसके अलावा आपके और ऐसे कौन से शौक हैं जो दुनिया को पता ही नहीं? मेरे शौक, मेरा पढ़ाना मेरा बहुत बड़ा शौक है, मैं पढ़ाना चाहता हूँ। मैं इंजीनियर हूँ, बनना तो मैं शिक्षक चाहता था, बट मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो इंजीनियर के लिए सुटेबल थी, तो इसलिए मैं इंजीनियर बन गया। बट रिटायरमेंट के बाद सोचता हूँ कि मैं इंजीनियर कहीं जब मुक्त होऊंगा इस पद से, तो मेरे को गाँव में बच्चों को पढ़ाना है, अच्छे से अच्छा पढ़ाना है। क्योंकि क्या है कि अगर हम बच्चों को ये बता दें कि आपकी पढ़ाई का महत्व क्या है, आप कुछ बने चाहे ना बने और एक अच्छा इंसान जरूर बने। जैसे मैं अपने बेटे को एक अच्छा इंसान बनाना चाहता हूँ, उसे जो बनना होगा वो बनेगा, पर वो अच्छा इंसान बने तभी अच्छी बात है, नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि जो एक सब्जेक्ट हुआ करता था मॉरल साइंस, अभी हाल ही में मैंने एक चिट्ठी लिखी है माननीय राष्ट्रपति महोदय को कि जो हमारा मॉरल साइंस बनाम भ्रष्टाचार, कि मॉरल साइंस की कमी के कारण जो है हमारे यहाँ जो भ्रष्टाचार है वो पनप रहा है। अगर बंदे के अंदर मॉरल साइंस की सब्जेक्ट की जो पॉइंट्स हैं उसकी शुरुआत में उसके अंदर डाल दिया जाए, तो वो कोई भी पद पे हो, चाहे वो छोटे से छोटे पद पे हो, चाहे वो बड़े से बड़े पद पे हो, वो नेकी से कार्य करेगा, वो कहीं भी भ्रष्टाचार नहीं होने देगा। जी, जैसा आपकी इस अलग हटके यात्रा में आपकी जीवन संगिनी का क्या योगदान है? वो हमारा साथ देती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो हमेशा हमारा साथ देती हैं, और उनका सहयोग ये रहता है कि क्योंकि वो एक आर्टिस्ट हैं, तो उनसे भी मेरे को उनके मिलने से ये हुआ कि मेरे अंदर भी क्रिएटिविटी जागृत होने लगी, मैं भी आर्ट से संबंधित प्रोग्राम करने लगा। और माननीय जो हमारे झांसी के अधिकारी हैं आदरणीय श्री पुलकित गर्ग जी, उनको जब मैंने चिट्ठी लिखी तो उनसे हमको एक अनुमति मिली है कि बुंदेलखंड का कोई भी कलाकार रानी लक्ष्मीबाई पार्क में संडे के दिन उनसे अनुमति लेके अपना क्राफ्ट वर्क निःशुल्क बेच सकता है। मैं अभी तक वहां पे 2 प्रोग्राम ऐसे करा चुका हूं जिसमें झांसी और बुंदेलखंड के 50 से 60 आर्टिस्टों ने पार्टिसिपेट किया और अपना सामान बेचा। 8-9 हजार का सामान भी बिका। रेलवे मंत्री को भी मैंने एक चिट्ठी लिखी थी कि ओडीओपी योजना के तहत झांसी, खजुराहो और ग्वालियर स्टेशन पे बुंदेलखंड के कलाकारों को उनका कला का जो कार्य है बेचने का मौका मिले, तो उसके लिए भी हमको अनुमति मिल चुकी है। तो मैं तो चाहता हूं कि बुंदेलखंड के कलाकार की जो कलाकृतियां हैं वो विदेशों के हर घर घर में पहुंचे। जैसा आपकी अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी आने वाले करों में 2 ख्वाहिशें जो आपको पूरी करनी है मुख्यतः, तो क्या कहेंगे? मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि देश में प्रत्येक बच्चे को समान शिक्षा मिले, क्योंकि प्रतिस्पर्धा हमेशा समान लोगों के बीच होनी चाहिए। हमारे यहाँ जो शिक्षा का स्तर है वो समान नहीं है। हमारे यहाँ शिक्षा को 2 भागों में बांटा गया है। एक आर्थिक स्तर पे बांटा गया है, जिसमें अगर आप किसी महंगे स्कूल में पढ़ते हैं तो वहां पढ़ाई ज्यादा अच्छी हो रही है, और जहां पे फीस कम है वहां पे पढ़ाई अलग तरह से हो रही है। तो हमारा केवल सरकार से निवेदन यही है कि गरीब का बच्चा जमीन पे बैठ के पढ़ेगा, अमीर का बच्चा कुर्सी पे बैठ के पढ़ेगा, पर पढ़ेगा वो सेम चीज। तो एक ख्वाहिश तो मेरी ये है, क्योंकि देश की आदि समस्याएं अगर शिक्षा समान हो जाए तो ये मिट जाएगी। जी, दूसरा मेरा जो सबसे बड़ा सपना है कि हर व्यक्ति, हर परिवार से एक व्यक्ति को रोजगार के लिए मैं तैयार कर सकूं, क्योंकि अगर किसी एक घर से किसी एक व्यक्ति को रोजगार मिलता है
तो आप विश्वास मानिए उसकी आने वाली 3-4 पीढ़ियां समझ जाती हैं। उसका जीता जागता उदाहरण मैं आपके सामने बैठा हूं। जी। तो ये थे राहुल जैन, जो अपने जीवन की उन्मुक्त यात्रा का विवरण बंजारा बीट के साथ शेयर कर रहे थे। बंजारा बीट से बात करने के लिए जैन साहब बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम राहुल जैन है। आज आईडीबी हेल्पिंग हैंड के सभी सदस्यों के सहयोग से हमने आदिवासी बस्ती में स्थित एकलव्य विद्यालय में इन छोटे छोटे बच्चों के लिए एक पल्पोहार का आयोजन किया था। बहुत खुशी का पर्व है आज, क्योंकि आज हमारे बुंदेलखंड में पुष्प नक्षत्र भी बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। वैसे तो मैं जैन कुल में जन्म लिया हूँ और मेरे लिए सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र पारसनाथ है, पर इन बच्चों की खुशी, इनके चेहरे की खुशी मेरे लिए पारसनाथ की गीत वंदना के समान है। धन्यवाद। हुआ है हस्ताक्षर अभियान में हमारे 2 मेन जो कॉन्सेप्ट हैं जिसपे हम हस्ताक्षर ले रहे हैं लोगों के, कि इंडिया नहीं भारत बोलो और देश के प्रत्येक नागरिक को समान शिक्षा और समान चिकित्सा मिलनी चाहिए में पहुंचे और संसार के हर घर में पहुंचे। अतः कलाकारों को झांसी के जो भी फेमस पार्क हैं जैसे कि अटल पार्क और इनमें एक परमानेंट जगह दी जाए, जहाँ पे कोई भी स्थानीय कलाकार 200 रुपये या 250 रुपये फीस देके एक दिन के लिए अपने हस्तशिल्प या कला का वर्ग दे सकते हैं। की तरफ से हनुमान मंदिर परिसर बीकेडी चौराहा झांसी में गौरैया संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत 2 कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसमें हम जो पक्षी प्रेमी लोग हैं हमारे झांसी के, उनको निःशुल्क 108 गौरैया के कृत्रिम घोंसले, गौरैया का दाना और गौरैया पानी पी सके तो उसका मिट्टी का एक चुटला हम दे रहे हैं। इसी के साथ देश के सभी प्राथमिक विद्यालयों में प्लास्टिक के कागज की बनी पुस्तकें प्रयोग हों, उसके लिए भी हम एक हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, जो कि हम महामहिम राष्ट्रपति जी को भेजेंगे। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।